टॉपिक हमारा प्रोबेबिलिटी से पहले हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट और रहता है। लास्ट टाइम हमने जो स्टडी किया था इसकी 3 टाइप्स की हमने इसकी डेफिनेशन स्टडी की थी। हमारे पास हमने इससे जो अप्रोच थी हमारे पास में 3 अप्रोच हमने इसकी स्टडी करी थी। पहले हमारे पास में जो अप्रोच थी प्रोबेबिलिटी को जो हमने स्टडी किया, प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल आई थी तो हमने उसमें उसकी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने स्टडी किया था। उसी का नाम हम प्रायोरी प्रोबेबिलिटी हम लेके चले थे। ठीक है, हमारे पास में हमने 3 चीज इसके बारे में स्टडी की। सबसे पहले हमारे पास में थी क्लासिकल, ठीक है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। सेकंड हमारे पास में थी प्रायोरी स्टैटिस्टिक्स, या फिर हम इसको इंपेरिकल भी बोल सकते हैं। तो लास्ट हमारे पास में एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। तो लास्ट में जो हम इसे स्टडी किया था इसकी डेफिनेशन भी स्टडी की थी कि हमारे पास में क्लासिकल जो या प्रायोरी या हमारे पास में मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी अगर हम लेके चले तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी डेफिनेशन स्टडी की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर आप लेके चल रहे थे तो इसमें आपके पास ये होता था कि फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस के अकॉर्डिंग आप उसकी प्रोबेबिलिटी तो निकाल रहे थे। बट इसमें मैंने इसके कुछ लिमिटेशन बताई थी कि इसकी लिमिटेशन थी, उस लिमिटेशन की वजह से हमारे पास में क्या हुआ था कि हमने ये जो हमारे पास में क्लासिकल अप्रोच थी प्रोबेबिलिटी की इसको हमने स्किप किया था और हमारे पास में न्यू अप्रोच जो हमारे पास स्टडी करने के लिए मिली थी वो हमारे पास में इंपेरिकल स्टैटिस्टिकल हमारे पास में अप्रोच आई थी। क्या था हमारे पास में इसका मेन रीजन कि हमने इसको इस वाले क्लासिकल अप्रोच को बंद किया था। हमने इसकी जो स्टडी थी इसको जो कंप्लीटली हम इसको यूज कर रहे थे, हमने इसको बंद करके हमने नई अप्रोच की तरफ क्यों गए थे, इसका मेन रीजन क्या था। जब भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो हमारे पास में नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स थे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हमारे पास में थे वो हमारे पास में फिक्स नहीं थे। तो हमने क्या किया था कि इस वाले अप्रोच को हमने बंद किया था। क्या रीजन इसमें हमारे पास में मैंने से एक एग्जांपल भी दिया था कि एक स्टूडेंट्स है, ठीक है, और उस स्टूडेंट्स के हमारे पास में अगर उसके पास होने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास में 4/2 है या फेल होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास में 1/2 है, क्योंकि हमारे पास में कैसी समय ये पता नहीं कि हमारे पास में उसकी एक्चुअल हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास में क्या क्या है ये हमारे पास में फिक्स नहीं है कि हमारे पास में वो पास हो सकता है, फर्स्ट उसका केस, सेकंड वो फेल हो सकता है, दो केस, तीसरा केस ये भी हो सकता था कि वो उस करीब भी आ जाए। ये हमने लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि इस टाइप से हम उसके बारे में बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें लाइफ टाइम ऑफ दिस फैन कि इस फैन की लाइफ टाइम के बारे में अगर हम काउंट करें कि हमारे पास में ये अभी बंद हो सकता है, इसका कितना लाइफ टाइम है, हम इसके बारे में श्योरिटी नहीं है कि ये बंद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है या उस टाइम के बाद बंद हो जाए। तो अगर हमारे पास में जहाँ पर पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम फिक्स नहीं हो तो उसकी वजह से हमने क्या था कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को बंद किया था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास में प्रोबेबिलिटी है इंपेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास में अप्रोच। ये जो हमें आज के टाइम पे जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो आप ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमारे पास में 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हमारे पास में 1/2 है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर निकाल के चले हुए हैं। या फिर हमारे पास में जो हम टाइप को थ्रो करने के बाद में हमारे पास में किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाल के चले कि 5 की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल के 1/6 लिखी, हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप 1/6 लेके चले, ये कैसे आया? तो स्टैटिस्टिकल या इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी में आपने क्या करना होता है कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था देखिए हेड ऑफ पॉइंट का अगर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमारे पास में हेड ऑफ पॉइंट के अकॉर्डिंग जब हमने ये पता चला कि हमारे पास में हेड ऑफ टेल की क्या क्या चांसेस आ सकते हैं। हमारे पास में इवेंट्स दे क्या है कि हेड कितनी बार आएगा, टेल कितनी बार आएगा। आपको पता चला कि हेड को जब हम पोस्ट कर रहे थे तो वो हमारे पास में 600 नंबर वाला है, हमारे पास 510 बार आ जाए, ठीक है। एक बार अगर हमने ये चीज करके देखी, हमारे पास एक फर्स्ट ट्रायल थी कि हमने फर्स्ट
और हमारे पास में ट्रायल के बारे में फर्स्ट ट्रायल में हमारे पास में क्या है कि हेड कितनी बार है, कितने टाइम्स है, ट्रायल हमारे पास में कितने टाइम्स है। दूसरी बात जो हमने दोबारा से ट्रायल करके देखा, ठीक है, तो दूसरी बार ट्रायल में हमारे पास में क्या आया, ये इतनी बार आ गया, ये इतनी बार आ गया। फिर हमने तीसरी बार फिर से करके देखा, तो हमारे पास में इसका मेन रीजन ये था कि जब भी आप एम्पिरिकल या फिर स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी जो आप स्टडी कर रहे थे, तो हमारे पास में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। और किस कंडीशन में परफॉर्म करना है कि हमारे पास में कंडीशन होनी चाहिए आइडेंटिकल कंडीशन पे जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो हमारे पास में कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, ठीक है। जो हमारे पास में फर्स्ट ट्रायल थी, ठीक, हमने किसी भी हमारे पास में जो कंडीशन थी वो हमारे पास में सेम नहीं थी, जिस वजह से हमारे पास में ये हमारे पास में रिजल्ट आया। सेकंड बार फिर हमने कंडीशन सेम नहीं रखी, लेकिन अगर हम कंडीशन सेम रखते, हमारे पास में जो कंडीशन है, हमारे पास में जिस टेम्परेचर पर, जिस रूम टेम्परेचर पर हम इस पर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं कि हेड को टोस्ट कर रहे हैं और टैप को टोस्ट कर रहे हैं, अगर हमारे पास में कंडीशन सेम होती है तो हमारे पास में उनका जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 1/2 ही आएगा, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आता, ठीक है। इसलिए हमारे पास में क्या था कि जब हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे आइडेंटिकल कंडीशन पे रिपीट कर रहे थे बार बार में, जब हमारे पास में जो रिजल्ट आया था वो हमारे पास में सेम आया, तब हमें जाके पता चला कि हमारे पास में हेड की जो प्रोबेबिलिटी है कोई इनपुट और करने के बाद में वो 1/2 और टैप की हमारे पास में 1/2 आती है। बट इसकी जो लिमिटेशन हुई, लिमिटेशन ये थी कि हम एक ही एक्सपेरिमेंट को बहुत बार हम उसको रिपीट करना पड़ रहा था। जो हम रिजल्ट जो हमारे पास में फेवरेबल जो हमारे पास में रिजल्ट होना चाहिए, उस रिजल्ट को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है कि बार बार हम उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। और ये भी हमारे पास में हम पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही टाइम पे कि हमारे पास में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त जो हमारे पास में कंडीशन है वो हमारे पास में आइडेंटिकल ही रहे, ठीक है। अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो एटमॉस्फेयर है उसका हमारे पास में एक्सपेरिमेंट पे जो है इफेक्ट पड़ता है कि हमारे पास में टेम्परेचर अब क्या है ग्रो करता जा रहा है, फिर एकदम हमारे पास में स्लो करता जाएगा। आफ्टर 1 and 2 लोग हमारे पास में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। तो हमारे पास में ये था कि हमारे पास में आइडेंटिकल कंडीशन बनाना सबसे हमारे पास में जो आइडेंटिकल कंडीशन थी वो हम नहीं बना पा रहे थे। दूसरा, हम एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म कर रहे थे, वो भी हमारे पास में जो था टाइम जो है इसमें सबसे ज़्यादा लग जाता। इस वजह से हमने क्या किया कि जो स्टैटिस्टिकल और एम्पिरिकल जो हम प्रोबेबिलिटी जो हम स्टडी कर रहे थे उसको हमने स्किप अप किया और हमारे पास में न्यू जो अप्रोच आई थी, ठीक है, न्यू अप्रोच ये हमने जो एक्सपेरिमेंट अप्रोच जो आप स्टडी कर रहे हो ये 1933 के बाद में हमने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया। इससे पहले हमारे पास में हम प्रोबेबिलिटी हम ये दो प्रोबेबिलिटी को हम स्टडी कर चुके थे। और इस टाइम पे क्या था कि 1933 के पास में हमने सेट थ्योरी को भी डेवलप कर दिया था। हम सेट थ्योरी हमारे पास में आ चुकी थी। सेट थ्योरी का मतलब है कि हमारे पास में एक सेट गिवन था और उसके अकॉर्डिंग हम उसके सब सेट पावर सेट सब जो हमारे पास में जो भी है सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग सभी सारी चीजें हमारे पास में आ चुकी थी। तो सेट थ्योरी का कंप्लीट यूज हो चुका था, तो हमने सेट थ्योरी का यूज किया और तब जाके हमारे पास में एग्जॉमेट्रिक अप्रोच आई। जो आपने यहाँ पर हमने ये लेके चले थे, जो स्टार्टिंग हमने डेफिनेशन स्टडी की थी एग्जॉस्टिव टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। या फिर हमारे पास में हमें ये लेके चले थे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के हमारे पास में एक इवेंट्स के होने से दूसरे इवेंट्स के हमारे पास में उसमें क्या फर्क पड़ता है या दूसरे इवेंट्स में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी कुछ है ये चीज़ हम डेफिनेशन फॉर्म में उसको हम स्टडी करेंगे। लेकिन जैसे ही सेट थ्योरी का उसमें हमने स्टडी करना स्टार्ट किया तो हमने क्या किया कि हमारे पास में सेट है, ठीक है। अगर हम सैंपल स्पेस हमारे पास में आया तो हमने एक कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया। रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जितने उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, सैंपल स्पेस हमारे पास में क्या चीज देता है, सैंपल स्पेस बताता है कि द सेट ऑफ all possible outcomes in a random experiment। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने 2 कॉइन को आपको टॉस किया है, 2 कॉइन अगर हमने टॉस किया तो हमारे पास में क्या नंबर ऑफ हमारे पास में क्या बनेंगे
सैंपल स्पेस जो हम लेके चलेंगे। तो पहली बात तो हमने क्या कहा कि हमारे पास में एक सेट होगा, सेट में हमारे पास में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, हो सकता है दोनों के दोनों हेड हो, हेड टेल हो, टेल हो हेड हो, या फिर दोनों के दोनों टेल हो। तो हमने क्या किया, अब हमारे पास में जो एलिमेंट आए थे उसको हमने सेट फॉर्म के तरीके से लिखना स्टार्ट किया था। तो एक्सोमेट्रिक अप्रोच, सबसे पहले इसने एक्सोमेट्रिक अप्रोच में क्या था कि कब आई, 1933 में आई थी, इसने दी थी एएन कोलबर्ग। इसने हमारे पास में जो मैथमेटिशियन थे उसने इस थ्योरी को दिया था, और उसने इस थ्योरी में इंपेरिकल प्लस क्लासिकल दोनों अप्रोच का यूज किया था। ठीक है, उसने इंपेरिकल और हमारे पास में जो क्लासिकल है दोनों जो हमारे पास में अप्रोच थी उनका यूज किया, और उसके अकॉर्डिंग अपनी थ्योरी दी जिसमें सेट थ्योरी का भी हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट है वो यूज कर किया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में आज के टाइम में जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है एक्सोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है भाई? ठीक है, तो आपने 9th और 10th में जो आपने स्टडी किया था प्रोबेबिलिटी के बारे में, उसके बाद 11th क्लास में हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट आया था कि हमने सेट थ्योरी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मिले हुए थे, वे हमने स्टडी कर चुके हैं। अब हमारे पास में 12th क्लास में जो आया हुआ है, तो आपने इसमें 4 टाइप से आपने इसकी प्रोबेबिलिटी स्टडी की थी। सबसे पहले हमारे पास में कौन सी है प्रोबेबिलिटी की टाइप, कौन सी हमारे पास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में अप्रोच आती है कि मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ कुछ, फिर उसी पे हम उसी एक्सरसाइज में हमारे को गिवन थी कि इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी हम वहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थर्ड जो एक्सरसाइज थी हमारे पास में, तो उसमें हमने बेस प्रोबेबिलिटी का हमने स्टडी किया था कि बेस प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, फिर फोर्थ एक्सरसाइज हमारे पास में जो गिवन थी उसमें हम रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी को हम स्टडी कर रहे हैं कि मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन इस टाइप के हमने क्वेश्चन वहाँ पर स्टडी किए हैं। और लास्ट में हमारे पास में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने स्टडी किया, बट इस सिलेबस को हमारा रिन्यू हो चुका है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास में फोर्थ जो रैंडम एक्सपेरिमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है मीन वेरिएंस क्वेश्चन भी आपसे रिमूव कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर जो अगर हम बोर्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स के हम की प्रोबेबिलिटी को हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में इसकी 4 टाइप्स की हम इसकी स्टडी है कि इसके काइंड्स हमारे पास में क्या है। सबसे पहले हमारे पास में क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में हम कैसे स्टडी करेंगे, हमारे पास में क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें स्टडी करनी है। सबसे पहले हमारे पास में क्या होगा कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, तो हमारे पास में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमारे पास कुछ सैंपल स्पेस आए, सैंपल स्पेस बनाए, तो उसके बाद हमने कहा कि ये हमारे पास में एक्सपेरिमेंटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी का हमने इसमें यूज कर लिया था। तो हमने क्या किया कि हमारे पास में कोई ना कोई इवेंट्स बने हैं, तो हमारे पास में 1 इवेंट्स 2 इवेंट्स जो भी कुछ हमारे पास में इवेंट्स बना, तो उसमें क्या होगा कि हमने किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में दूसरे इवेंट्स जो है वहाँ पर अक्कर हो चुका है। यानी कि इसी अप्रोच को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जो नाम है हमारे पास में डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। डिपेंडेंट कैसे है कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास सैंपल स्पेस था, इस सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग हमने एलिमेंट्स दिए। फॉर एग्जांपल मैंने 2 पॉइंट्स को पोस्ट किया है, मेरे पास का सैंपल स्पेस में यहाँ पर डबल हेड 10 टेल ऑफ हेड और टेल ऑफ टेल हमारे पास में सैंपल स्पेस में जो 2 पॉइंट्स को आपने क्रॉस किया। तो हमने क्या किया कि इसके 2 इवेंट्स लेके चला, एक इवेंट्स E1 है हमारे पास में, और वो बता रहा है कि एटलीस्ट 1 है। जब भी आप कोई को क्रॉस करोगे तो मेरे पास में केवल एक एटलीस्ट 1 हेड इज अक्कर्ड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है, कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा तो हो सकते हैं। तो हमारे पास में जो सैंपल स्पेस ऑफ E1 आया, उसमें कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, ये लास्ट का एटलीस्ट 1, कम से कम 1 होना चाहिए।
डेल डेल को रिमूव करके बाकी सभी में हमारे पास में एटलीस्ट वन हेड को दे रखा है, तो इसमें हमारे पास में इसकी जो इवेंट थी जो सैंपल स्पेस ना वो बना मेरे पास में डबल हेड हेड टेल और टेल ऑफ हेड, ये हमारे पास में एटलीस्ट वन हेड के ऑप्शन है, वन हेड का हमारे पास में सैंपल स्पेस बना। अब हमने नेक्स्ट हमारे पास में है कि इनको हमारे को गिवन है कि हमारे पास में एटलीस्ट वन टेल दे रखा है, एटलीस्ट वन टेल है हमारे पास। तो हमारे पास में सैंपल स्पेस ऑफ पी तो हमारे पास में क्या होगा कि यहाँ पर डबल हेड को कैंसिल कर देंगे, हेड टेल टेल हेड और डबल टेल हमारे पास में इसके इवेंट्स होंगे। अब हमारे पास में क्या बना कि हमें निकालना क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास में क्या होता है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालनी है, ठीक है, गिवन दैट E2 हमारे पास में ये निकालना है। यहाँ पर या तो हमें ये निकालने के लिए कहा जाएगा या फिर ये कहा जाएगा कि E of 2 E of 1 की फॉर्म में अपनी इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास में किस टाइप से आपको एक्सप्लेन करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ओवर E2 ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इवेंट्स की हमारे पास में क्या होगी, व्हेन कब जब हमारे पास में P2 इवेंट्स जो है वो पहले से ही अक्कर हो चुका होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इवेंट्स व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट्स हैव ऑलरेडी बीन अक्कर्ड, तो हमें वो वैल्यू हमें निकालनी है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जिसकी वैल्यू हमारे पास में पहले से हमें गिवन है, जिसकी वैल्यू हमें पता है कि हमारे पास में ये पहले इवेंट्स हो चुका है, उसकी वैल्यू पता है और जिसकी निकालनी है हम उसको निकालते हैं अपर काउंट में। यहाँ पर ऊपर है हमारे पास में हमने चेंज करूँ E2 डिवाइड बाय E1, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारे पास में अक्कर हो चुका है और अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये हमारे पास में इसके फॉर्मूला है। अब हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास में दो इवेंट्स थे E1 एंड E2, तो इसके अकॉर्डिंग एक हमारे पास में क्या निकल के आ रहा है कि हमें रिक्वायरमेंट पड़ रही है कि E1 इंटरसेक्शन E2 कि इन दोनों में हमारे पास में कि कॉमन एलिमेंट हमारे पास में कौन से हैं, तो हमें कॉमन एलिमेंट अगर हम लेके चले तो सैंपल स्पेस ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अगर हम लेके चले तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, हेड टेल एंड टेल ऑफ हेड, तो हमारे पास ये देते हैं हेड टेल टेल ऑफ हेड। अगर मैं हर एक की प्रोबेबिलिटी निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट के थ्रू जितने भी हमारे पास में उसके आउटकम्स आने वाले हैं टोटल नंबर, तो हमारे पास में एक्सपेरिमेंट जो हमने परफॉर्म किया था तो मेरे पास में इसके जो आउटकम्स थे वे हमारे पास में कितने थे, 4 थे। फिर हमने क्या किया, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास में कितने दे रखे हैं कि जो हमारे पास में यहाँ पर आए हैं वो मेरे पास में है 2, तो मेरे पास में इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। अगर मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ सैंपल स्पेस ऑफ E1, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो मेरे पास में आ जाएगी 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो मेरे पास में है वो मेरे पास में 3/4 आ जाएगी। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ओवर E2 अगर मैं निकाल रहा हूँ तो मेरे पास में वैल्यू क्या आएगी 1/2 और मैं 3/4। अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे 1/2 मल्टीप्लाई 4/3, ठीक है, तो आपके पास में वैल्यू क्या आएगी 2/3। सेम यही पर करोगे 1/2 डिवाइड बाय 3/4, तो इसमें भी हमारे पास में जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो मेरे पास में आ जाएगी 2/4। ये था हमारे पास में कंडीशनल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी जो हमने स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो है वो है इंडिपेंडेंट या मल्टीप्लिकेशन अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या है, तो हमारे पास में कंडीशनल और मल्टीप्लिकेशन अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी और लास्ट इसकी में एक रहती है हमारे पास में बेस्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में